Chapter 1. The Frozen Empire of JFK. Year 1978. दिसंबर का महीना। न्यूयॉर्क सिटी की सर्दी ऐसी थी जो इंसान की आत्मा तक को जमा दे। JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर खड़ी हर चीज बर्फ की एक पतली लेयर से ढकी हुई थी। लेकिन इस ठंड के बीच एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां किस्मत का सबसे बड़ा खेल होने वाला था। बिल्डिंग 201 शात, लुफ्तांजा कार्गो टर्मिनल। ये बिल्डिंग दिखने में बहुत ऑर्डिनरी थी, मगर इसके अंदर जो वॉल्ट था वो माफिया के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। यहाँ हर महीने जर्मनी से एक प्लेन लैंड करता था। इस प्लेन के कार्गो होल्ड में ऐसे क्रेट्स होते थे जिनमें अनट्रेसेबल अमेरिकन करेंसी भरी होती थी। ये वो पैसा था जो अमेरिकन सोल्जर्स और टूरिस्ट्स यूरोप में खर्च करते थे और फिर वापस अमेरिका भेजा जाता था। इस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था। अगर ये गायब हो जाए तो बैंक को ये तक नहीं पता चलेगा कि कौन से नोट्स गायब हुए हैं। इमेजिन कीजिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश एक अंधेरी वॉल्ट में रखा है। इस पैसे को चुराना एक शैडो का पीछा करने जैसा था। ये एक ऐसा डार्क सीक्रेट था जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर्स को पता था। जिमी बर्क, जिसे लोग द जेंट कहते थे, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, ग्रीड। उसे पता था कि अगर ये काम स्मूथ रहा तो वो न्यूयॉर्क का किंग बन जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दौलत अपने साथ मौत का साया लेकर आई है। बिल्डिंग के गार्ड्स को अंदाजा भी नहीं था कि बाहर अंधेरे में मौत उनका इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट की लाइट्स फॉग में साफ नजर नहीं आ रही थी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। आम लोगों के लिए ये जगह सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन थी, मगर माफिया की डार्क वर्ल्ड में JFK एक सोने की खान थी। चैप्टर 2. द शैडो ऑफ द लुकेजी फैमिली। इस हाइस्ट के पीछे सिर्फ एक दिमाग नहीं था, इसके पीछे था न्यूयॉर्क का सबसे खतरनाक माफिया परिवार, द लुकेजी फैमिली। जिमी बर्क एक एसोसिएट था, मगर उसके ऊपर बैठे थे बड़े माफिया बॉसेस जैसे पॉल वैरियो। पॉल वैरियो एक ऐसा इंसान था जो रॉबर्ट्स लाउंज के पीछे वाले एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी सिटी को कंट्रोल करता था। माफिया में एक रूल होता है, अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं तो बॉस को उसका शेयर देना पड़ता है। जिमी ने पॉल वैरियो को बताया कि वो एक ऐसा शिकार करने वाला है जो न्यूयॉर्क की हिस्ट्री बदल देगा। पॉल वैरियो ने हाँ कर दिया, मगर एक कंडीशन पर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिमी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसे ना सिर्फ FBI से बचना था, बल्कि अपने ही माफिया परिवार को खुश रखना था। अगर हाइस्ट फेल होती तो जिमी की बॉडी किसी कचरे में मिलती। इस पॉलिटिक्स ने इस हाइस्ट को और भी ज्यादा टेंस बना दिया था। जिमी ने अपने सबसे खतरनाक लोगों को बुलाया और काम समझाया। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक वॉर थी। चैप्टर 3. द डील विद द डेस्परेट। हर बड़ी चोरी के पीछे एक वीक ह्यूमन होता है। इस कहानी में वो था लुई वर्नर। लुई एक ऑर्डिनरी एयरपोर्ट वर्कर था, मगर उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे गैम्बलिंग और बेटिंग की बहुत बुरी आदत थी। वो कर्जे में डूबा था और माफिया के लोग रोज उसके घर के चक्कर लगाते थे। वो परेशान था। उसे लगा कि अगर वो टर्मिनल का राज बेच देगा तो उसकी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। एक रात रॉबर्ट्स लाउंज के अंधेरे बूथ में लुई ने जिमी बर्क से मुलाकात की। स्मोक से भरे उस रूम में लुई ने टर्मिनल के सिक्योरिटी सिस्टम का मैप टेबल पर रख दिया। उसने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स कब सोते हैं, अलार्म कब काम नहीं करता और उस वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता कहां से है। जिमी ने लुई की बातों को ध्यान से सुना। लुई ने सिर्फ अपने कर्जे को खत्म करने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। उसने ये नहीं सोचा कि माफिया कभी किसी का नहीं होता। जब डील फिक्स हुई तो मौत की घंटी बज चुकी थी। Chapter 4. The 64-minute countdown. 11 दिसंबर। एक ब्लैक फोर्ड इकोनोलाइन वान एयरपोर्ट के गाटे के पास रुकती है। वान के अंदर 6 लोग थे। सबने मास्क पहने थे और हाथ में ऑटोमेटिक वेपन्स थे। उन्होंने गेट का लॉक तोड़ दिया और खामोशी से टर्मिनल के अंदर पहुंच गए। उनका हर एक स्टेप प्लान था। उन्होंने टर्मिनल के अंदर घुसते ही सबसे पहले कम्युनिकेशन लाइंस को देखा।
सिक्योरिटी गार्ड्स कोच कवर करा और उन्हें रस्सी से बंद दिया गया, मगर उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। जिमी का प्लान बहुत स्मूथ था। उन्हें पता था कि आवाज करने से मिशन फेल हो सकता है। एक चोर ने सभी गार्ड्स के आईडी कार्ड्स लिए और उन्हें बहुत धीरे से ठंडी आवाज में धमकी दी। उसने कहा, हमें तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, हमें पता है तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। अगर अगले 10 मिनट तक तुमने अलार्म टच किया तो तुम्हारे घर पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर गार्ड्स के पासे ने छूट गए। एग्जैक्टली 64 मिनट्स। इन 64 मिनट्स में उन्होंने वॉल्ट से हेवी कार्टन्स लोड किए। इन कार्टन्स में सिर्फ कैश नहीं था, बल्कि डायमंड्स और बहुत महंगे पत्थर भी थे। जब वो वैन एयरपोर्ट से बाहर निकली तो वैन के टायर्स वेट की वजह से सड़क पर घिसते हुए चल रहे थे। उन्होंने $6 मिलियन की चोरी की थी, जो आज के हिसाब से 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट सो रही थी, FBI को खबर तक नहीं थी और जिमी बर्क जीत चुका था। चैप्टर 5 द ट्रेजेडी ऑफ द वैन। जब इंसान को लगता है कि वो गॉड बन चुका है, तभी मौत अपना खेल शुरू करती है। इस हाइस्ट का सबसे कमजोर लिंक था पर्नेल स्टैक्स एडवर्ड्स। स्टैक्स एक म्यूजिशियन था, मगर माफिया के लिए छोटे मोटे काम करता था। उसका काम इस हाइस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। हाइस्ट के बाद उस ब्लैक वैन को एक ऐसी जगह ले जाना जहां उसे क्रश किया जा सके, ताकि कोई एविडेंस ना बचे। अगर वो वैन गायब हो जाती तो FBI कभी उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन स्टैक्स थका हुआ और नशे में डूबा था। उसने सोचा, सुबह कर दूंगा, अभी कौन देख रहा है। वो वैन लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट चला गया, जो ब्रुकलिन में था। उसने गलती से वैन को एक नो पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया, ठीक एक फायर हाइड्रेंट के बगल में। जब सुबह हुई तो पुलिस को वो वैन मिली। पहले उन्हें लगा ये सिर्फ पार्किंग की गलती है, मगर जब उन्होंने वैन के अंदर देखा तो उन्हें मिट्टी के निशान और स्टैक्स के फिंगरप्रिंट्स मिले। FBI को एक ऐसा लिंक मिल गया था जो सीधा जिमी बर्क तक जाता था। जिमी को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने स्टैक्स को माफी नहीं दी। 2 दिन बाद स्टैक्स अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला, 6 बुलेट्स। वो इस हाइस्ट की पहली कुर्बानी थी। उसका गुनाह सिर्फ थोड़ी सी केयरलेसनेस। चैप्टर 6 द FBI's फ्रैंटिक हंट। FBI के हेडक्वार्टर्स में हंगामा मच गया था। न्यूयॉर्क के हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी उनकी नाक के नीचे हो गई थी। एजेंट्स दिन रात JFK एयरपोर्ट के टर्मिनल में एविडेंस ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था कि ये माफिया का काम है, मगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। FBI एजेंट लुई फ्री और उनकी टीम ने हर एक सस्पेक्ट की फाइल खोल दी थी। उन्होंने रॉबर्ट्स लाउंज के बाहर सर्वेलेंस कैमरास लगा दिए थे। वो जानते थे कि जिमी बर्क ही इसका मास्टरमाइंड है, मगर जिमी ने एक भी गलती नहीं छोड़ी थी। FBI ने हर फोन कॉल को टैप करना शुरू किया। वो वेट कर रहे थे कि कब कोई चोर उस पैसे को खर्च करने की गलती करे, मगर माफिया की साइलेंस इतनी गहरी थी कि एजेंट्स को कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन ने FBI को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि उन्होंने माफिया के छोटे-मोटे क्रिमिनल्स को उठाना शुरू किया ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। मगर जिमी बर्क का डर पुलिस के डर से ज्यादा था। कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। FBI सिर्फ बॉडीज काउंट कर रही थी, मगर वो असली खजाने से अभी भी बहुत दूर थी। एजेंट जो पिस्टोन, जो डॉनी ब्रास्को के नाम से माफिया में घुसा था, उसने भी इस केस की गहराई को देखा। चैप्टर 7 द साइकोलॉजी ऑफ अ थीफ। चोरी करना आसान होता है, मगर उसके बाद की खामोशी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। लुफ्थांजा हाइस्ट के बाद जिमी बर्क की टीम के हर मेंबर के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं सेफ हूँ? जिमी ने उन्हें अमीर बनाने का वादा किया था, मगर अब उन्हें हर शैडो में मौत दिखाई दे रही थी। इन लोगों ने कभी इतना कैश एक साथ नहीं देखा था। बॉक्सेस में भरे हुए नोट्स उन्हें पागल कर रहे थे। लेकिन माफिया की दुनिया में ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खतरा। जिमी बर्क उन्हें किसी पुराने हंटर की तरह ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता था कि इंसान जब अमीर होता है
तो वो गलती करता है। वो चाहता था कि ये लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखें, मगर उनके दिमाग में उस पैसे की चमक थी। ये मेंटल वॉर हाइस्ट के अगले ही दिन शुरू हो गई थी। हर मेंबर एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। कौन विटनेस बनेगा? कौन एफबीआई को सब कुछ बता देगा? जिमी ने डिसाइड कर लिया था कि इस सवाल का जवाब सिर्फ मौत हो सकती है। ये मेंटल ट्रॉमा उस $6 मिलियन से भी ज्यादा भारी था। पैसा वॉल्ट में रखा था, मगर कोई उसे टच करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। Chapter 8 The Pink Cadillac Massacre। जिमी बर्क ने क्रू को ऑर्डर दिया था कि कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदेगा। Behave like you are poor, उसने समझाया था। लेकिन ग्रीड एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। लुई कफोरा अपनी वाइफ के लिए एक ब्रांड न्यू पिंक कैडिलैक खरीद लाया। उसकी वाइफ ने एक पार्टी में महंगा फर कोट पहना। जिमी ने जब उन्हें देखा तो उसने सिर्फ एक कोल्ड स्माइल दी। 2 दिन बाद वो पिंक कैडिलैक एक कचरे में मिली। लुई और उसकी वाइफ का नाम और निशान मिट चुका था। जिमी ने हाउस क्लीनिंग शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहता था कि ये $6 मिलियन किसी और के हाथ लगे। उसे लग रहा था कि जिसके पास पैसा आएगा वो जबान खोलेगा। रिचर्ड ईटन, उसे एक मीट ट्रक में लटकाया गया जहां उसका शरीर बर्फ बन गया। थांड ने उसकी जान ली थी, मगर डर जिमी बर्क का था। जो मैनरी और रॉबर्ट मैकमहन, इन्हें एक साथ खत्म किया गया और एक कार के अंदर छोड़ा गया। उनकी बॉडीज तब मिली जब उनसे स्मेल आने लगी थी। तेरेसा फेरारा, जो एक इन्फॉर्मेंट थी, उसकी बॉडी अटलांटिक ओशन में मिली। मार्टी क्रूगमैन, जो एक बुकी था, वो भी गायब हो गया और आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। चैप्टर 9 द डेथ लिस्ट 10 शैडोज। जिमी बर्क ने सिर्फ एक हाइस्ट नहीं की थी, उसने मौत की एक लिस्ट तैयार की थी। जो लोग मिलियनेयर बनने के ख्वाब देख रहे थे, वो एक एक करके एविडेंस बनते जा रहे थे। इन 10 लोगों की कहानी सुनिए जिनकी मौत इस पैसे से जुड़ी थी। पार्नेल स्टैक्स एडवर्ड्स। स्टैक्स एक म्यूजिशियन था जिसे सिर्फ वैन डिस्ट्रॉय करने का काम मिला था। उसे अपने ही अपार्टमेंट में 6 गोलियां मारी गईं। लुई और जोआना कफोरा। लुई एक चोर था जिसने जिमी का ऑर्डर नहीं माना। जिमी ने उन दोनों को गायब कर दिया। कहते हैं उन्हें कार के साथ ही क्रश कर दिया गया था। रिचर्ड ईटन। जिमी को लगा कि वो चोरी कर रहा है, उसे एक मीट ट्रक में लटकाया गया। जो मैनरी और रॉबर्ट मैकमहन, ये दोनों हाइस्ट के दिन एयरपोर्ट के अंदर थे। इन्हें एक कार के अंदर मौत की नींद सुला दिया गया। मार्टी क्रूगमैन। मार्टी एक बुकी था जिसने इस हाइस्ट की इंफॉर्मेशन पास की थी। वो $5 लाख अपना शेयर मांग रहा था। तेरेसा फेरारा। तेरेसा एक इन्फॉर्मेंट थी जो एफबीआई से बात कर रही थी। एंजेलो सेपे और उसका पार्टनर। एंजेलो एक हिटमैन था जिसने मौत की इस लिस्ट में जिमी की मदद की थी, मगर माफिया का रूल है नो विटनेसेस। जिमी ने अपने ही शूटर को खत्म कर दिया। चैप्टर 10 द गोस्ट मनी ऑफ 2026। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो सवाल उठता है, क्या एफबीआई ने कभी हार मानी? नहीं, आज भी कोल्ड केस फाइल्स खुली हुई हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी और डीएनए टेस्टिंग ने पुराने एविडेंस को फिर से जिंदा कर दिया है। 2014 में जब क्वींस के एक घर के नीचे खुदाई हुई तो वहां से बोन्स मिली। ये बोन्स उन्हीं लोगों की थी जो जिमी की डेथ लिस्ट में थे, मगर वो $6 मिलियन वो आज भी एक घोस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो पैसा इन्फ्लेशन की वजह से अब 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू रखता है। अगर वो बॉक्सेस आज किसी को मिल जाएं, तो वो न्यूयॉर्क का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। मगर क्या वो पैसा बैड लक लेकर नहीं आएगा? इस हाइस्ट ने दिखा दिया है कि माफिया का पैसा कभी किसी को हैप्पीनेस नहीं देता। जिमी बर्क मर गया, मगर उसका डर आज भी उन गलियों में जिंदा है। लोग कहते हैं कि जिमी ने वो पैसा न्यूयॉर्क के किसी पुराने बेसमेंट में छुपाया था, या शायद उसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर मिट्टी में दबा दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि वो पैसा माफिया के बड़े बॉसेस ने आपस में डिवाइड कर लिया और उसे क्लीन कर दिया, मगर हकीकत ये है कि वो गोस्ट मनी आज भी गायब है। चैप्टर 11 द फाइनल लेगेसी।
लुफ्थांजा हाइस्ट हिस्ट्री की वो ब्लैक पेज है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। $6 मिलियन, 200 करोड़ रुपीस और 10 से ज्यादा मौत, ये इस चोरी का असली हिसाब था। जिमी बर्क मौत की नींद सो गया, मगर उसने कभी नहीं बताया कि वो बॉक्सेस कहाँ हैं। उसके पास ना उसका परिवार था, ना उसके दोस्त, और ना ही वो $6 मिलियन। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस खजाने को छुपाने में लगा दी, मगर आखिर में वो खाली हाथ गया। उसने जिन 10 दोस्तों को मारा, उनकी यादें शायद उसके आखिरी वक्त में उसके साथ थी। बिल्डिंग 201 आज भी JFK एयरपोर्ट के पास खड़ी है, एक मौत के गवाह की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और पॉइंट पे आओ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि वो पैसा आज भी कहीं छुपा हुआ है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहें।